आज Good morning, student, all of you. Welcome to my channel. So like, subscribe कर दीजिए। पढ़ने में और थोड़ा सा देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मजे से देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा पक्का। तो चले देखें, हम लोग पढ़े, हम लोग सीखे। तो देखना है आज जो पढ़ाई करना है, आज की जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मानव श्वसन तंत्र की बनावट। क्या होगा, मानव श्वसन तंत्र की बनावट, जिसको इंग्लिश में तुम कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो जानेंगे कि ये होता क्या है। तो पहले इसका मतलब समझिएगा। इसको हम हेडिंग क्या इसको क्या कहते हैं, हेडिंग। तो हेडिंग क्या, मेरा टॉपिक क्या है, तो मानव श्वसन तंत्र की बनावट, ये मेरा टॉपिक है। तो समझेंगे कि ये बनावट है, ये मानव श्वसन तंत्र की बनावट। तो मानव श्वसन तंत्र की बनावट कैसे कैसे होता है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कैसे कैसे मानव श्वसन तंत्र की बनावट होती है। यानी कहने का मतलब, श्वसन तंत्र का मतलब समझिए, यानी श्वसन तंत्र की बनावट। यानी जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन मतलब जानते कि श्वास लेते हैं, तंत्र का मतलब ही होता है सिस्टम। यानी किस किस चीजों से आप श्वास लेते हैं और उसकी बनावट किस आधार पे और कैसे होती है, ये समझना ही मानव श्वसन तंत्र की बनावट समझिएगा। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, तो श्वसन तंत्र यानी जिन जिन सिस्टम या जिन जिन तंत्र से, यानी जिन जिन बोल सकते हो पार्ट से श्वास लेते हैं, यो सब श्वसन तंत्र होता है। तो उसकी अब उसकी बनावट कैसा होगा, किस तरह का वो बनता होगा, कैसा वो बिहेव करता होगा, कैसा काम कर रहा होगा, किस प्रकार से, इन सारी चीजों को आज की पूरी तरह से आज के इस वीडियो में देख पाएंगे। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। शेयर ज्यादा जितना लोगों तक, मेरे लोगों भाई एवं बंधुओं तक पहुंचाओ, ताकि वो पढ़ सके, सीख सके और एक सुविधाजनक को काम मिल पाए उसको, वो अच्छी तरह से नॉलेज को कभी ना कभी गेन कर पाए। तो चले हम सीखते हैं। कहता मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसा में पहला क्या होता है कि नासागुआ होता है, जिसको नासल कैविटी बोला जाता है, नेसोफेरिक्स होता है, और लैरिक्स होता है, कंठ या ट्रैकिया होता है, श्वासनी या ब्रोंकॉन्स कहा जाता है, या फेफड़ा, डायफ्राम। इन सारे जो देख रहे हो वर्ड्स को, इन सारे श्वसन तंत्र हैं, ये सब का सब श्वसन तंत्र है। यानी श्वसन यानी श्वास लेने और छोड़ने की एक मशीन जिसको बोलते हो, वो सब मशीन है। ये सब फिट है जा, याद है, ये नाक एक मशीन है श्वास लेने का, ये ग्रासनी है, ट्रैकिया, ब्रोंकॉन्स है, कुपिका, ये सारा सब, डायफ्राम है, ये सारा सब श्वास लेने और छोड़ने की मशीन है। और इनकी बनावट को देखेंगे ये कि किस तरह से कैसे काम करता है। तो फर्स्ट फॉल क्या है, नासागुआ। किसके बारे में पहले जानेंगे, नासागुआ। पहले आता है, सबसे पहला भाग जो होता है श्वसन की क्रिया में, वो नासागुआ होता है। कहता है श्वसन तंत्र का प्राथमिक और आरंभिक अंग जो है वो नासागुआ है। श्वसन तंत्र का क्या, श्वसन तंत्र का प्राथमिक और आरंभिक अंग कौन है, नासागुआ है। और दूसरा कहता है नाक के दोनों छिद्रों से जाकर एक जोड़े क्षेत्र में खुलता है, चौड़े क्षेत्र में खुलता है, नासागुआ कहलाता है। नाक के दोनों छिद्रों से, नाक, ये नाक है, देख रहा है ना मेरा ठुल्लू नाकला, तो ये दोनों छिद्रों से होकर के आगे जाकर के एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है, यही क्षेत्र नासागुहा कहलाता है। और यहां से एक चीज समझिएगा, और यहाँ जो नासागुहा देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला जो हिलता है ना, ये नाका छिद्र है, यहाँ जाकर के चौड़ा क्षेत्र में खुलता है, तो इसको नासागुहा कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ श्लेष्मा ग्रंथि होता है। तो यहाँ से पता चल पाएगा कि श्लेष्मा ग्रंथि कहाँ होता है, तो नासा श्वसन तंत्र की प्रक्रिया में श्लेष्मा ग्रंथि कहाँ होता है, तो नासागुहा के आंतरिक भित्ति पर, नासा मान लिया नासागुहा है, नासागुहा के आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा ग्रंथि होता है। ये वायुमंडल में उपस्थित क्या, ये वायुमंडल में, पूरी इन्वायरमेंट में उपस्थित धूल कण, अनेक प्रकार की बहुत सारे गैसें, धूल कण जो होती है, गैसें तो नहीं अटकेंगे, चले जाएंगे अंदर,
लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंट में धूलकण होता है, पर्यावरण में धूलकण होता है, वायुमंडल में धूलकण होता है, जो बोल रहा है ना, वो सब नासा गुहा के आंतरिक भाग में जो श्लेष्मा लगा हुआ होता है उसमें जाके चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। बस मेरे यहां तक कोई क्लियर? दिक्कत नहीं ना? अगर जो दिक्कत है तो डिसलाइक तुरंत ठोक दो वहां और वो लिख दो कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा हम चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ श्लेष्मा ग्रंथि होता है, ये वायुमंडल में क्या होता है, धूलकण जितने भी उपस्थित होते हैं ये जाके यहाँ क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपकने के पश्चात वे धूलकण अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। आगे समझिएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कहता है इसके आंतरिक भित्ति पर यानी नासा गुहा के आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। किसके आंतरिक भित्ति पर? नासा गुहा के आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा पाई जाती है, जो वायु में उपस्थित धूलकण को चिपका लेती है तथा अंदर नहीं पहुंचने देती। यही कितना इंपॉर्टेंट प्राकृतिक एकदम सोच समझ के बना है भगवान, ये बॉडी पार्ट को सोच समझ के बना है। अगर जो ये धूलकण अंदर जाता तो हमारा बॉडी पार्ट तो खोखला कर देता, हम लोग तो सही से काम नहीं कर पाते। लेकिन ये जरा सोचो कि नासा छिद्र के आगे नासा गुहा बोल सकते हो, ये नासा गुहा होती है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि होती है। ये श्लेष्मा ग्रंथि वायुमंडल से जितना भी ऐसे टानते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा धूलकण प्रवेश होता है, समझ रहे हो ना? तो ये बहुत सारा धूलकण प्रवेश होता है, तो बहुत सारे धूलकण को यहाँ चिपका लेता है, जो जाने अंदर लायक होता है वो इसी को भेजता है, तो धूलकण चिपक जाती है। तो चिपकाने का काम बाकी जो धूलकण होता है वो अंदर नहीं जाने देता। और कहता है कि नासा गुहा के पहले तथा नासा छिद्र के बाद नासा छिद्र के तुरंत बाद देखेगा यहाँ नाक में रोए दिखाई पड़ता है, रोआ, ये भी वही काम करता है। कहता है वही वायुमंडल में जो वायु होता है, ऑक्सीजन जो वायु होता है, वायु में जो धूलकण होती है उसे ये छिद्र में ये रोआ जो होता है ना, वो भी छनने का काम करता है। और तुम कुछ दिन के बाद क्या पता चलो मारोगे, अंगुली हिला करके खींच, वो जिसको कहते हो नकटी, क्या कहते हो, नकटी, है ना? यही श्लेष्मा जब धूलकण को चिपका करके ढेर हो जाता है, थोड़ा बहुत विशेष हो जाता है, तो कोई नाक साफ करता है, मारता इससे हिलाते हो और एकदम खखोर के निकाल लेते हो एकदम इतना सारा, वही धूलकण होता है जो चिपक करके हो जाता है, जिसे नकटी कहते हो, समझ रहे हो? कभी कभी मुंह में गिर गलो ना तो नमकीन लगता जबरदस्त, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ये गलत बात है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आप जानेंगे, आप एक टॉपिक नासा गुहा का आप क्लियर कर लिए, हाँ, एक श्वसन तंत्र के नाम को, सिस्टम को, मशीन को समझ गए कि ये एक ही मशीन का क्या काम है, क्लियर। अब दूसरा मशीन में चलिएगा तो नेसोफेरिक्स है। दूसरा मशीन कौन है? नेसोफेरिक्स, यानी दूसरा श्वसन तंत्र का भाग जो है वो नेसोफेरिक्स है। अब नेसोफेरिक्स का कंडीशन समझिएगा कि क्या होता है। तो चले, तो नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिक्स या ग्रसनी कहते हैं। क्या? नासा गुहा के आगे, यानी ये मान लीजिए नासा गुहा है, इसके आगे घुमावदार रास्ता होगा। तो आप जानते हैं कि ये सब इधर आकर के एकरे में मिलो है, मुंह वाला एकरे में मिलो है, तो कहीं ना कहीं ये घूमता होगा, तो घुमाव रास्ता ही क्या होगा? नेसोफेरिक्स या ग्रासनी होगा। समझ रहे हैं ना? कहता है ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वसन नली में खुलता है, और ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वसन नली में खुलता है, जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। मान लिया जाए, आप समझने की चेष्टा कीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हो ये घुमावदार रास्ता है, ये घुमावदार रास्ता, ये समझ रहे ना, जिसे आप कह सकते हो, जिसे क्या कह सकते हो, समझिएगा, आराम से समझिए। मजा आ गई तो पढ़े, मजा नहीं आ जाता है तो काहे पढ़े। ए आया, एयर हो गया, इधर समझ लीजिए, फूड है, मान के चल रहे, क्या दिक्कत है। कहता है देखो कि ग्रासनी एक छिद्र द्वारा, ग्रासनी आप जानते हैं कि घुमावदार रास्ता है, जिसको ग्रसनी भी बोलते हैं। हाँ, ये घुमावदार रास्ता ये है, तो इसको क्या बोल सकते हो? ग्रसनी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रसनी, ग्रसनी, या इसी को क्या बोलेंगे? नेसोफेरिक्स, नेसोफेरिक्स, ठीक है। तो ये कहता है ग्रसनी, अब ग्रसनी से समझिएगा, ग्रसनी एक छिद्र द्वारा, ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वसन नली में खुलता है, यानी ग्रसनी जो होता है, यही ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वसन नली में खुलता है, जिसे क्या कहते हो? ग्लॉटिस।
मतलब यहाँ दो तरह से डिवाइड होता है। आप एगो पहले यहाँ बताया गया, तो एगो श्वसन नली में यदि खुलता है, ये देखिए श्वसन नली है, तो ये श्वसन नली में जब खुलता है तो ये क्या होता है, ये समझाने के लिए इतना लंबा पिक्चर हुआ है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, आपके लिए सुविधा के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये देखिएगा कि इसको जो एयर है, जो बोलते हैं कि श्वसन नली में जो खुलता है, यानी ये श्वसन नली में जो खुल रहा है उसे ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। कहता है ग्लोटिस उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका होता है। यहाँ ये जो ग्लोटिस ये देख रहे हैं श्वसन नली को क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी? ग्लोटिक्स। क्या? ग्लोटिस। और ये जो ग्लोटिस होता है, यहाँ देखिए आप ये क्षेत्र को देख रहे हैं, इस ये मान लिया आप यहाँ पिक्चर नहीं ढंग से बन पा रहा है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, तो हम उस तरह से तो कर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोटिस का था, ये जो ग्लोटिस होता है उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका होता है। यानी आप ये जो समझ रहे हैं इसको उपास्थि युक्त क्या? उपास्थि युक्त कपाट है, ये क्या है? कपाट है। ये उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ये जो ग्लोटिस होता है वो ढका हुआ होता है, जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। और जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ये क्या है? कहता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, यानी ये कपाट होता है जो उपास्थि का बना होता है। ये कपाट जो होता है ये क्या चीज का बना होता है? उपास्थि का बना होता है, जिसे ग्लोटिक्स को ढकने का काम करता है। जिसे किसको ढकने का काम करता है? ग्लोटिक्स को। इसलिए इस क्षेत्र को एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहेंगे, एपिग्लोटिक्स है ना, एपिग्लोटिस कहेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? यानी कहने का मतलब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि यह कहना क्या चाह रहा है। श्रीमान ये दो क्षेत्र में बट गया, अनेक श्वसन में बट गया, एक फुटबॉल नली में। तो ये जो ग्लोटिस है, ये कपाट जो देख रहे हैं, एपिग्लोटिस का जो उपास्थि का बना होता है। यहाँ से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या कि ग्लोटिक्स को ढकने वाला जो कपाट होता है वो क्या चीज का बना हुआ होता है? तो आपका आंसर होगा उपास्थि का। अब कहोगे अस्थि और उपास्थि, तो देखो वो एक प्रकार की हड्डी होती है जो सॉफ्ट और मुलायम होती है, जिसे उपास्थि कहा जाता है। ये हार्ड हड्डी होता है जो मुड़ता नहीं है, फोल्ड नहीं करता है, ये अस्थि होता है। तो समझ रहे हैं क्लियर बातें को आपको? तो यही होता है ना कि जो भोजन और एयर की कंडीशंस को ढकने और खोलने की काम की करता है। बुआ जी आप जानते हो कि यदि हम आप कभी ना कभी ऐसा देखोगे कि सड़क जाते होंगे, क्या होता है? सड़क जाते हैं, तो सड़क जाते हैं ना, तो जो बगल अगल वाला दोस्त यारी होगा ना, वो कहता के रे की तोरा के नाम लेलखिन है, तो तू बोलता है के नाम लेते, ऐसे बोलते। तो वास्तविकता क्या पता सड़कने का रीजन क्या है, और लोगों को बोलता है के रे के तोरा के नाम लेलखे। अरे नाम के लेगा तो होगा, अगर वैसा होता तो नाम भी ले सकते, कोई जरूरी मतलब विद्यार्थी। अब ये चीजें जो होता है ना वो देखेंगे कि कैसे होता है। हम भोजन कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम भोजन करते करते किसी चीज पे ध्यान दे देते हैं, वो मतलब याद ककरो मतलब कि करना स्टार्ट कर देते हैं। जब याद करते तो उसमें एकदम उसकी स्मृति में उसकी बोल सकते हो कि उसकी इमेज बना बना दिमाग में उसमें खोए जाते हैं, और इधर खा रहे हैं उसके बाद में आदों को मतलब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है ना, ये दिमागवा बकलोलवा तो चल जा ओकरा पर, खाए पर दिमाग तो रहता नहीं है। फिर आप मतलब कि इधर खा रहे हो ध्यान पूरी तरह से, तो दिमाग क्योंकि सूचना तो देता है, दिमाग ये इधर काम कर रहा तो दिमाग कंट्रोल करेगा। और ये साला एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, ये भी भुला जाता है कि तू खा रही की कर रहा। आई भोजन देने क्या होता है ना, ये एपिग्लोटिक्स एयर को ढकने का काम करता है। ये ग्लोटिक्स वाला क्षेत्र को एपिग्लोटिस जो उपास्थि का बना होता है ये ढकने का काम करता है, और ये ढकता नहीं है। जिसे भोजन के खाते हो तो भोजन के छोटिकना कण जो होता है एयर देने प्रवेश कर जाता है। इधर से यार ले भोजन के कण और एयर मार गए और ये फूड मार गए, तो फूड मार के देने ना जा करके इधर चिपक गए तो इधर आ जाए फूड भोजन का टुकड़ा इधर आ जाता है, जिससे हम सड़क जाते हैं, जिससे हम क्या होता है सड़क जाते हैं। और इसके वजह से हम कहता बगल वाला कि ककरो नाम ले रहा है, तो जो भी समझो कि बगल वाला नाम ले लो कि अगल बगल नाम ले लो, इसका जो भी है ना, लेकिन यही रीजन होता है जो कि सरकने का, कि हमारा
फूड वाला ही भोजन को, ये जो एयर वाला जो जब से भोजन करते हैं ना, तो एयर वाला मार्ग को ये जो एपिग्लोटिस का जो ये कपाट जो देख रहे हैं ये ढक लेता है। ये एयर की मार्ग को क्या करता है, ढक लेता है, और भोजन के मार्ग में ये चला जाता है भोजन। और ये ऐसी प्रक्रिया कहीं खोने रहने के कारण इसकी ये सुतल रह जाता है, सर्वा के ध्यान नहीं देता है ये, और नहीं ध्यान देने के कारण भोजन के टुकड़ा इधर आ जाता है, जिससे हम सरक जाते हैं। तो ये जरूरी था जानना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एपिग्लोटिस होता है। और इस जो क्या बना हो, किससे बना हुआ होता है, उपास्थि से। क्या, उपास्थि युक्त कपाट द्वारा बना हुआ होता है। और ये उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ये ढकने का काम करता है एयर वाले भोजन, मतलब कि जब श्वास लेते हैं तो ये खुलता है, और भोजन जब करते हैं ना तो ये बंद हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, जब श्वासियों लेते हैं, ध्यान में कभी सोचते रहते हैं, तो ये मतलब कि एयर वाले क्षेत्र को नहीं बंद कर पाने के कारण भोजन के कण इधर आ जाता है, जिससे हमको सरकने की प्रवृत्ति हो जाती है। जिससे तुम समझ रहे हो कि इसको क्या कहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा तरह से इसी से बन पाएगा, समझ रहे ना। जैसा कि आप देख रहे हो कि ग्लोटिस किसको कहेंगे, तो देखते हो कि ग्लोटिस किसको कहते हैं, कि ग्रासनी एक छिद्र द्वारा श्वसन नली में खुलता है। ये ग्रासनी होता है, और ग्रासनी एक छिद्र के द्वारा क्या होता है, श्वसन नली में खुलता है, जिसे ग्लोटिस कहते हैं। तो श्वसन नली में खुला, इसलिए इसको, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, ग्लोटिस कहेंगे। अब कहता है ग्लोटिस उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका होता है, यानी ये जो ग्लोटिस है ये उपास्थि युक्त कपाट है, और इस कपाट के द्वारा ग्लोटिस क्या होता है, ढका होता है, और इसीलिए जिसे क्या कहते हो, एपिग्लोटिस कहा जाता है, और इसलिए से एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो ग्लोटिस एपिग्लोटिस समझ में आ गया होगा, अस्थि उपास्थि समझ में आ रहा होगा। तो समझ रहेंगे कि किस तरह से भोजन कहाँ जाने पर सड़क जाते हैं। तो यही जो होता है मेन होता है कि एपिग्लोटिस जो देख रहे हैं ये मेन होता है एयर और भोजन को अलग अलग करने में। नहीं तो फिर हम लोग भोजन जाने के कहाँ जाएगा, कहाँ, तो प्रॉब्लम ही तो होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमारा एपिग्लोटिस का होना अनिवार्य होता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ग्लोटिस या जो वो ग्लोटिस युक्त जो कपाट होता है किससे बना होता है, तो पास्थि से बना होता है। तो दो टॉपिक को, ये श्वसन तंत्र की दो मशीनों के बारे में हम सीख चुके थे कि दो क्या क्या होता है। और अब जो सीखना है तीसरी कंडीशंस को, तीसरा क्या है, तीसरा कहता है लैरिक्स। क्या होता है तीसरा, लैरिक्स। आप सही सुन रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लैरिक्स कहता है, लैरिक्स क्या होता है, अब इसको जानना जरूरी होगा। देखिए जबरदस्त तरीके से हम लोग सीखेंगे ना। तो लैरिक्स कहता है कि नेसोफैरिक्स से आगे बढ़ने पर, क्या, नेसोफैरिक्स से आगे बढ़ने पर वायु मार्ग सीधा हो जाता है। जैसा कि इसके पहले अभी हम लोग जस्ट लोग सीखे हैं ना, उसके नेसोफैरिक्स क्या होता है, जो बताए थे कि घुमावदार रास्ता होता है, जिसके कारण बोल सकते हो कि दो को खुला था रास्ता, एक भोजन और एक हवा की कंडीशन से, जो आगे चलकर आगे बढ़ने पर वायु जो मार्ग होता है, यानी हवा के जो रास्ता होता है वो सीधा हो जाता है लैरिक्स में, समझ रहे ना। तो कहता है कंठ के पहले का क्षेत्र लैरिक्स या ग्रसनी कहलाता है। अभी जस्ट पहले इस चीज को पढ़े, कंठ के, ये कंठ देख रहे हैं ना, ये कंठ के ऊपर वाला हिस्सा, यानी कंठ के पहले, यानी कंठ के ऊपर वाला हिस्सा क्षेत्र लैरिक्स या ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, लैरिक्स किसको कहते हैं, तो कंठ के पहले का क्षेत्र, यानी कंठ के ऊपर वाले क्षेत्र को लैरिक्स या ग्रासनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैरिक्स या ग्रासनी। यू आर राइट, समझ रहे हो। और ये भी क्या होता है, ये लैरिक्स भी उपास्थि का बना होता है, ये भी उपास्थि का ही बना हुआ होता है। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग तीन कंडीशंस को समझ चुके, अब चलेंगे चौथे कंडीशन में क्या होता है। तो हम पहले लैरिक्स की कंडीशंस को समझे, तो लैरिक्स से ये पता चल पाया ये कंठ के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ग्रसनी या लैरिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैरिक्स कहा जाता है। जो नेसोफैरिक्स के घुमावदार रास्ता से, जैसे ये नाक गया होगा तो इधर घुरा होगा, तो ये घुरा हुआ पार्ट जो होगा, तो ये घुरा हुआ भाग को नेसोफैरिक्स जैसा कि कहे थे। और उसके बाद जो आता है लैरिक्स, तो ये जो घुमावदार रास्ता जो आगे बढ़ा, तो कंठ के ऊपर वाला हिस्सा ही लैरिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लैरिक्स कहलाता है। और वहीं से उसके ऊपर वाला ही भाग से दो भागों में बढ़ता है, एयर और भोजन की कंडीशंस को। सो देखते हो आगे कहा दिया क्या कि वायुमार्ग क्या होता है, सीधा हो जाता है।
तो चले चौथा कंडीशन में कहता ट्रैकिया या वाक्य यंत्र। ट्रैकिया या वाक्य यंत्र, ट्रैकिया को वाक्य यंत्र कहता है। वाक्य मतलब बोलने का सिस्टम। तो ट्रैकिया या वाक्य मतलब कि यहाँ कंठ के बड़ा भाग जो होता है उसको वाक्य यंत्र बोलेंगे। बोलने की कलाएं तो यहीं से ना मिलता है, कंठी से ना। कंठे तो दबा देगा, फोड़ फाड़ देगा, तुम सब मर जाओगे। तो ये कहने का मतलब कि ये जो होता है कि ये है ना, कि ये है तो ये बोल पा रहे हैं किसी भी तरह, तो ये वाक्य यंत्र कहलाता है कंठ, है ना। तो ट्रैकिया या वाक्य यंत्र तथा एक लंबी या चौड़ी उपास्थि की बनी हुई नालिका होती है। ट्रैकिया क्या होता है या वाक्य क्या यंत्र होता है? एक लंबी चौड़ी और उपास्थि से बनी हुई नालिका होती है। यानी कहता है जो वाक्यंत्र होता है लंबा होता है, तो एक लंबी चौड़ी और उपास्थि किससे? यह भी उपास्थि से बना हुआ नलिका होती है। कंठ के बीच में दो स्वर रज्जु होते हैं। कंठ के बीच में दो स्वर रज्जु होते हैं, पाए जाते हैं, जिनके कंपन से वाणी बोली जाती है। यानी हम बोल रहे हैं ना, जी हाँ, दो स्वर रज्जु होता है, इसी के कंपन के कारण हम अपनी वाणी को बोल पाते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया आप समझ रहे हो। अब ट्रैकिया ये सारे थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक्स है, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। और अगर जो आप लोग जान भी जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा तो में ना, कोई भी चीज नॉलेज हानि तो में करता है। मान ले जाए कि ये सारे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, नहीं वो आप पे डिपेंडेंट है। हमको तो उम्मीद लगता होगा कि आपको मजा ही आ रहा होगा, चीजों को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आता होगा तो कमेंट में लिख दीजिए क्या समझ में, क्योंकि उससे आपको यदि ऐसे बात को लिखते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है और हमें लगता है कि चलो मेरी वीडियो कुछ अच्छा लग रहा है लोगों को, और जो हम बोल सकते हो कि हमें हौसला मिलती है, एक साहस मिल पाता है कि चलो ऐसा किया जाए तो आगे बेस्ट और बढ़ाएंगे, है ना। सो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इस बात को कि हाँ अच्छा वीडियो चल रहा है, मजा लग रहा है, पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, तो समझेंगे। पांचवा नंबर आप समझेंगे कि श्वासन तंत्र का पांचवा भाग क्या होगा। यानी श्वासन तंत्र का पांचवा मशीन क्या है भाई, ये समझ लेते हैं। मशीन जानते हैं ना पक्का। तो कहता है याद देखिएगा कि कंठ क्या है, पांचवा मशीन श्वासन नली। पांचवा मशीन क्या है, श्वासन नली। यहाँ पिक्चर में फोटोकुआ में देख लो कौन है को श्वासन नली। यहाँ तक की कंडीशन पहले पढ़ ले लो, अब यहाँ उसके बाद में कंडीशन को पढ़ना है। तो पांचवा जो नली है, यानी पांचवा जो सिस्टम हम लोग श्वासन यंत्र का पढ़ रहे हैं, वो पांचवा कौन है, श्वासन नली है। समझिएगा आपकी श्वासन नली किसको कहेंगे। कहता कंठ से आगे भाग श्वासन नली कहलाता है। ये कंठ है ना, तो कंठ के आगे वाला भाग, कंठ के आगे वाला भाग, यानी कंठ है तो कंठ के नीचे वाला जो भाग होगा, तो कंठ के आगे वाले भाग श्वासन नली कहलाता है। और इनकी दीवारें उपास्थि युक्त बलों की बनी होती है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल 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 जो दिख रहा है ऐसा ऐसा, यानी जब ऐसे करते हो ना तो ये देखिएगा, पकड़िएगा ना तो चाप खींच के नहीं दीजिएगा, नहीं तो मर जाइएगा। समझ रहे हैं, इसको चापना नहीं है, इसको अनुभव करना है। देखिएगा ऐसे 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 बले नहीं है। और ये जो होता है ना उपास्थि का बना हुआ था। ये कंठ वाला क्षेत्र के नीचे जो पार्ट होता है, इधर इधर देखिए नहीं पता चलता, ऊपर वाला दबाइएगा ना तो नहीं पता चलता, लेकिन ये वाला पता चल जाएगा कि ये जो होता है ना उपास्थि युक्त बलय का बना होता है, उपास्थि का बना हुआ होता है। ये हड्डी का बना नहीं होता। अगर जो हड्डी का बना होता तो इस चीज को करता तो नहीं होता। ये अस्थि जो होता है ना हार्ड होता है, मुड़ता नहीं है। लेकिन उपास्थि जो होता है एक प्रकार की हड्डी की तरह है, लेकिन ये मुड़ता है। देखिए थोड़ा सा है ना, इससे कीजिएगा तो ये बलय युक्त बना हुआ होता है। यानी इस तरह का क्षेत्र ये देख रहे हैं, यही बलय है, यही आपका क्या है, बलय है, बलय है, ठीक है ना। तो ये बलय युक्त बना हुआ होता है। और ये जो बलय होता है उपास्थि का होता है। ये चूंकि इसलिए उपास्थि का होता है, आप देखते हैं अगर जो यह किसी भी प्रकार से टूट जाता है या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, ये बोल ही नहीं पाएगा सही से। तो ये बलय, ये जानते हो प्यास व्यास के कारण ये सूखने लगता था। अगर जो ये भी चिपक जाता है तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये देखते हो अगर जो बलय नहीं रहेगा तो ये ग्रासनी जो है ये आपस में चिपक जाएगा, और आपस में चिपक जाएगा तो श्वास लीजिए तो खाना खाए इधर रह जाएगा और अंदर जेबे नहीं करेगा, तो शारीरिक क्रियाएं होगी नहीं, तो आप जीवित रह पाओगे। आप ही बताओ, नहीं रह पाओगे। तो ये जो बलय है ना, ये
जो ग्रासनी नली को क्या करता है, बरकरार रखता है, अपनी स्थिति में उसको बनाए रखने का काम करता है कौन, बलय। समझ रहे, जिससे श्वासन नली, जो श्वासन नली होता है वो श्वासन नली को बरकरार रखने का काम कौन करता है, बलय। जैसे ही बलय में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये श्वासन नली चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो हम श्वास अंदर नहीं ले पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मजा आ रहा होगा। तो कहता है, यहाँ देखिएगा, कहता है कंठ के आगे का भाग श्वासन नली कहलाता है। क्या कहलाता है, कंठ के आगे का भाग श्वासन नली कहलाता है। और इनकी जो श्वासन नली का जो दीवारें देख रहे हैं वो उपास्थि युक्त बलय की बनी होती है। ये उपास्थि बलय जो होता है, बलय उपास्थि का बना हुआ होता है, और ये पूरा श्वासन नली क्या होता है, इस बलय के अकॉर्डिंग फैला हुआ होता है। ठीक है, कहता है ये विभाजित होकर के ब्रोकॉन्स बनती है। ये विभाजित होकर के क्या बनता है, ब्रोकॉन्स बनता है। यानी यही श्वासन नली, ये श्वासन नली दो भागों में बट जाता है तो ये क्या बन जाता है, ब्रोकॉन्स बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रोकॉन्स। ये श्वासन नली होता है और ये श्वासन नली दो भागों में बढ़ता है तो ये ब्रोकॉन्स में बनता है। आप देख रहे होंगे कि ये आया एगो, और यहाँ से देखिए दो भागों में बट गया, तो ये दोनों भागों में ब्रोकॉन्स, यानी इस जो भाग जो यहाँ से बटा और यहाँ से इधर गया, इसको ब्रोकॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोकॉन्स। क्या बोलेंगे, ब्रोकॉन्स। दिमाग में रखिएगा इस पिक्चर को, दिमाग में। मानव, ये से तुम आपको क्वेश्चन आएगा, मानव में श्वसन तंत्र का संचित्र वर्णन करें। अदम 5 नंबर के मुट्ठी में रख लीजिए कि अगर जो जहिया दे दे ठोका कर क्या जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि अटक के आ जानी, गलत बात है, अटकना नहीं, एकदम दिमाग में घुसेड़ लो इसको। समझ रहे हैं। तो ये श्वासन नली दो भागों में बढ़ता है तो क्या कहलाता है, ब्रोकॉन्स। श्वासन नली दो भागों में बढ़ता है तो ब्रोकॉन्स कहलाता है। श्वासन नली आप जानते हैं किसको कहते हैं, ये बलय रूप से व्यवस्थित होता है, बलय और उपास्थि का ये बना हुआ था। क्लियर। तो ये किस में बढ़ जाता है, ब्रोकॉन्स में। आगे आगे जरा देखा जाता है तो यही ब्रोकॉन्स जो होता है, यही ब्रोकॉन्स कहता है दोनों फेफड़ों में कहता है एक फेफड़े पे लगे होते हैं। क्या होता है, लगे होते हैं। क्या होता है, लगे होते हैं। यानी दोनों ब्रोकॉन्स से एक एक फेफड़ा लगा होता है। ये ब्रोकॉन्स, ये वही ब्रोकॉन्स है। तो ये दोनों फेफड़ा, ये दोनों ब्रोकॉन्स से एक फेफड़ा ही लगा हुआ होता है। यानी ये जो ब्रोकॉन्स है दोनों फेफड़ा में एक गो ब्रोकॉन्स घुसल है, एक गो हेलल है। यानी ये बोल सकते हो ग्रासनी या श्वसन नली का, और ये ग्रासनी या श्वसन नली बोलेंगे इसको, है ना। तो ये दो भागों में बट जाता है। जब ये दो भागों में बटा, ब्रोकॉन्स बना, और यही ब्रोकॉन्स फेफड़ा में एंट्री कर जाता है। ये क्या होता है, फेफड़ा में एंट्री। देख रहे हो ना, फेफड़ा में हेलल है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोकॉन्स बोलते हैं। तो फेफड़ा में लटका हुआ है। यहाँ देखिए फेफड़ा की कंडीशन। अब जानेंगे छठा जो मशीन है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। छठा श्वसन तंत्र, छठा श्वसन तंत्र के बारे में आता है, फेफड़े के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, फेफड़ा। तो यहाँ कहता है कि दोनों ब्रोकॉन्स, यानी एक ब्रोकॉन्सी और एक ब्रोकॉन्सी, दोनों ब्रोकॉन्स इससे एक फेफड़ा लगे होते हैं। दोनों ब्रोकॉन्स से एक फेफड़ा, यानी ई ब्रोकॉन्स से ई फेफड़ा लगा है, वो ई ब्रोकॉन्स से ये फेफड़ा लगा हुआ है। कहता है प्रत्येक फेफड़ों दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और जिसे कहता फुफ्फुसा वर्णी या पल्मोनरी झिल्ली कहते हैं। आप देख रहे हैं ये जो हमारा ये फेफड़ा है, ये दोनों फेफड़ा देख रहे हैं ना, ये दोनों फेफड़ा दोहरी झिल्ली से बनी होती है। कितनी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से। और ये दोहरी झिल्ली से बने होने के कारण इसी को ही पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं। इसको कौन सा झिल्ली कहते हैं, पल्मोनरी झिल्ली। फेफड़ा दोहरी झिल्ली से बनी होती है। कितनी झिल्ली से बनी होती है, फेफड़ा दोहरी झिल्ली से बनी होती है, जिसे क्या कहते हो, पल्मोनरी झिल्ली। क्या कहेंगे, पल्मोनरी झिल्ली। आप यहाँ तक में क्लियर हो, मजा आ रहा है पढ़ाई में। अगर मजा आ रहा है तो दम बेस्ट करके ठोक के भेजो तुम, है ना। तो पल्मोनरी झिल्ली किसको कहते हैं, फेफड़ा जो जब दोहरी झिल्ली से बना हुआ था। फेफड़ा कितने झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से। तो दोहरी झिल्ली से बना होने का इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी झिल्ली। इसको क्या बोला जाता है, फुफ्फुसा वर्णी या पल्मोनरी झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुसा वर्णी या पल्मोनरी झिल्ली। तो अब आ जा 7वां में कंडीशंस में। अब जानते हैं, देखिएगा थोड़ा सा और बेहतरी से समझिए। तो आप देख रहे हैं ब्रोकॉन्स दोनों फेफड़ा में कब हेलल। अब जरा यही से देखिए, ब्रोकॉन्से से अनेक प्रकार का शाखा निकला हुआ है, अलग अलग शाखाएं निकला हुआ। देखिए एगो इधर टर्निंग है, एगो इधर टर्निंग, अलग अलग शाखाएं निकला हुआ है। तो इन शाखा को
ब्रोंकियोल कहा जाता है। इस शाखा को क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल। समझ रहे हैं बातें? पहले श्वासन नली आया, इसी को आगे जाके पहले ग्रसनी है, देखिए आप पढ़ दिए ना, ग्रसनी, श्वासन नली, इस तरह से कंडीशन आप पढ़ रहे हैं ना। तो ये श्वासन नली हो गया। इसको दो भागों में यदि बट जाता है तो यही बटने के कारण क्या बन गया? ब्रोंकोन्स बन गया। और ब्रोंकोन्स बनने के उपरांत ये अलग अलग फेफड़ा में दो ब्रोंकोन्स है, तो दोनों ब्रोंकोन्स अलग अलग फेफड़ा में एंट्री किया। तो अलग अलग फेफड़ा में एंट्री करने के पश्चात यही ब्रोंकोन्स अलग अलग शाखा में बट जाता है। देखिए ये ब्रोंकोन्स है और ये ब्रोंकोन्स अलग अलग देखिए शाखा में बटा हुआ है। तो ये शाखा में बटा होने के कारण इस शाखा को ब्रोंकियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल। देखिए तो ये जो ब्रोंकोन्स बटा, ब्रोंकोन्स अनेक प्रकार की शाखा में बटा, ब्रोंकोन्स अनेक प्रकार की शाखा में बटेगा तो उसको क्या कहोगे? ब्रोंकियोल कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल। क्लियर? अब देखिए यही ब्रोंकियोल आप इस तरह से घेरा रूप में देख रहा ना, ये ब्रोंकियोल पतली संरचना के, एक झिल्ली पतली संरचना के वाली एक गोलाकार या गुच्छानुमा का झिल्ली होता है, जिसे बोल सकते हो वो कुपिका में जाके खुलता है। यही ब्रोंक्यूलस, ये ब्रोंक्यूलस किसमें खुलता है? कुपिका में। देखते हैं आगे, देखिए कहता कुपिकाओं के भीतर। अब यहाँ से ये जो देख रहे हो ना गुच्छा नियम बना हुआ, जब देख रहे हैं कहने का मतलब इसमें मान लीजिए कि ऐसे ऐसे आप देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, तो ये जो है कुपिका है। ये क्या है? कुपिका है। और ये ब्रोंक्यूलस होता है कुपिका में जाके खुलता है। ब्रोंकोन्स किस में जाके खुलता है? कुपिका में। तो आप देख रहे हैं कि इसको कुपिका या वायुकोश भी कहा जाता है। इसे कुपिका या जो ये आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इसे कुपिका, कुपिका या वायुकोष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वायुकोष्ठक भी कहा जाता है, या ब्रोंक्यूलाई कहा जाता है इसको, या ब्रोंक्यूलाई भी कहा जाता है ना। आप समझ रहे होंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत आनी? श्वासन नली अगर असली बटा दो भाग में तो ब्रोंकोन्स बना। ब्रोंकोन्स अलग अलग फेफड़ों में अलग अलग होता है, तो अलग अलग फेफड़ों में जब अलग अलग ब्रोंक्यूलस होता है तो उसको अलग अलग शाखा में बटा तो उसको ब्रोंक्यूल कहा गया। ब्रोंक्यूलस क्या क्या है? ब्रोंक्यूलस। और ये ब्रोंक्यूल ही कुपिका में जाकर खुलता है। और ये अलग, ये पतली संरचना की होती है, गुच्छा की तरह होता है, जिसे कुपिका कहते हैं या वायुकोष्ठ कहा जाता है। आपको पता ही चल रहा होगा कि वायुकोष्ठ का मतलब ही होता है, यानी वायु, वो जो क्षेत्र होगा उसमें वायु बह रहा हुआ होगा, उसको वायुकोष्ठ कहते हैं। सो देखेंगे आप नेक्स्ट टाइम समझने की कोशिश करेंगे। कहता कि कुपिकाओं के भित्तियों पे, मान ये कुपिका है, ये कुपिका है, कुपिकाओं की भित्ति का मतलब क्या? इसके आंतरिक वाला भाग। तो कुपिकाओं के भित्तियों में एक कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। यानी ये जो कुपिका, आप जो इस प्रकार की आप इस तरह का संरचना देख रहे हैं, ये कुपिका है। और इसको क्या बोलते हो? कुपिका। देखिएगा कुपिका क्या बोलते हो इसको? कुपिका। तो कहता कुपिका कहता है कि भित्तियों में एक कोशिकाओं का जाल बना होता है। यानी ये कुपिका के अंदर आंतरिक भित्ति में जाली नुमा संरचना का जैसा ही इसमें बना होता है। क्या बना होता है? जाल बना होता है। क्या बना होता है? जाल, है ना। तो जाल बना होता है, कहता है जाल बिछा होता है जो पल्मोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से भरी होती है। और ये जान रहे ना कि इसके द्वारा जो पल्मोनरी झिल्ली, तो पल्मोनरी झिल्ली ये है, दोहरी झिल्ली जो पल्मोनरी झिल्ली का, इससे जो इसके द्वारा जो रक्त लाया जाता है, यानी ब्लड, यानी खून जो लाया जाता है, और ये खून इस जाल में क्या होता है? भरा रहता है। इस जाल में आपका एक ब्लड क्या होता है? भरा रहता है। क्या रहता है? इस जाल में ब्लड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ब्लड। आप समझ रहे होंगे बात को, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कहता है कुपिकाओं के भित्तियों में एक कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। कुपिकाएं, ये कुपिका है, इसकी भित्ति में, कुपिका के भित्ति में क्या होता है? कोशिका का जाल बिछा होता है जो पल्मोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से भरी होती है। जो इस पल्मोनरी ये जो पल्मोनरी झिल्ली द्वारा जो खून को लाया जाता है, जो रक्त को लाया जाता है, जो ब्लड को लाया जाता है, उससे ये झिल्लियां जो होती है, जो बिछा हुआ कोशिका के झिल्ली है, वो भरा हुआ होता है। क्लियर? यानी ये जो झिल्ली है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये झिल्ली है। क्या होता है? झिल्ली है। एक कोशिका झिल्ली, क्या है? कोशिका है।
क्या है कोशिका है, कोशिका है। और इसमें क्या भरा पड़ा होता है, और इसमें आप देख रहे होंगे इसमें जो भरा होता है वो रक्त भरा होता है। क्या भरा होता है, रक्त। क्या भरा हुआ होता है, रक्त भरा हुआ होता है। क्लियर, आप मजे से समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा कि नहीं। तो कहता है जो पल्मोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से क्या होता है, ये भरा हुआ होता है। और दोनों फेफड़ों को मिला इस प्रक्रिया से सर्वकुपिका भरा होता है। आप जानते हैं फिर ये क्या करता है, ये मतलब ऑक्सीजन रक्त जो होता है, ये रक्त धीरे धीरे ये पूरे तरह से कोशिकाओं में, फिर यहाँ से शुद्ध कोशिका आप जानेंगे जब पढ़ेंगे हृदय की कंडीशंस को, वहाँ धमनी शिराएं जब पढ़ोगे तो धमनी के द्वारा या शिरा का जो ब्लड लाने और ले जाने की जो क्रियाएं होती है वो इसकी मदद से ही फिर ये वापस इसी तरह से प्रक्रिया से ये बोल सकते हो कि हमारा पूरी कोशिका में फैलती है, पूरी वायु में फैलती है। और वायु में फैलने के उपरांत ये पूरी तरह सेल में जाता है, और सॉरी ये पूरी कोशिका में जब फैलने करता है, और फैलने के पश्चात जब कोशिका में जाता है तो कोशिका में जाने के उपरांत आप जानते हैं कि ये मान लिया आप कोशिका, ध्यान से समझिएगा इसको भी, मान ले जाए आपका ये क्या कोशिका है, दिख रहा होगा, ये समझिए ये कोशिका है। और कोशिका के बीच में जानते हैं आप केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसके इर्द गिर्द ना जो हल्का धब्बा तरह दिखाई पड़ रहा होगा, ये कोशिका द्रव होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। आप इसी में आप एक बड़ा थोड़ा सा इससे बड़ा संरचना देखेंगे, आप इसी में देखिएगा अलग सा संरचना देखने को मिलेगा। इस प्रकार की संरचना देखने को मिलता है, तो इसी को माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, जब प्रवेश करता है तो हमें एनर्जी फील होता है, हम एनर्जेटिक होते हैं। और बोल सकते हो कि इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पावर हाउस कहते हैं। तो पहले ही देखते हैं, अब इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं शुरू से एक बार में। तो पहले नासा गुहा को देखें, अब एक बार टोटल रिकॉल कर दो। नासा गुहा देखें, नासा गुहा, इसको नासा कपाट भी बोला जाता है। तो नासा गुहा में श्लेष्मा ग्रंथि होता है, और श्लेष्मा ग्रंथि में आप जान रहे हैं कि बोल सकते हो कि ये श्लेष्मा वायुमंडल का धूलकण को ये चिपका देता है। चिपकाने के उपरांत बोल सकते हैं कि ये बहुत समय के पश्चात, या बहुत समय क्या 2-4 दिन में नकटी के रूप में निकालना पड़ता है, उसको निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद फिर क्या चलता है, दूसरी कंडीशंस में नेसोफेरिक्स में चलते थे। फिर नेसोफेरिक्स में क्या होता था, घुमावदार रास्ता को कंडीशंस को वहां पढ़े। लैरिक्स में आप जान गए कि लैरिक्स क्या होता है, तो लैरिक्स वायु मार्ग को सीधा कर देता है होता है। और ट्रेकिया फिर पढ़े, और उसके बाद जब कंठ के श्वसन नली, और यही श्वसन नली फिर क्या होता है कि 2 भागों में बढ़ता है। ये 2 भागों में ब्रोंकुस में बढ़ता है, और ये ब्रोंक्स फेफड़ों में जाकर के ब्रोंक्यूल बनाता है, और ब्रोंक्यूल में बनता है, और ब्रोंक्यूल डायरेक्ट कुपिका में खुलता है, जिसे वायुकोष्ठ भी कहा जाता है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वायुकोष्ठ की कंडीशन, तो वायुकोष्ठ में क्या होता है ना कि ये कोशिकीय जाल बिछा हुआ होता है, और इसमें जो पल्मोनरी झिल्ली द्वारा जो रक्त लाता है वो ये वायु जो कोशिका बिछा होता है उसमें भरा होता है रक्त। और ये रक्त के माध्यम से इसके माध्यम से फिर धीरे धीरे हमारा पूरा बॉडी पार्ट में फैलता है, और बॉडी पार्ट में फैलने के उपरांत कोशिका यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और जिससे हम बोल सकते हो एनर्जेटिक भी होते हैं, और हमारा बोल सकते हो बहुत पावर मिलता है यहाँ से। और हम बोल सकते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए पावर माइटोकॉन्ड्रिया को हाउस पावर भी बोला जाता है, और हम लोग आगे कुछ काम कर पाते। क्लियर। तो आगे हम अब देखा जाता है कि ये जो गुच्छा होता है वो कहता है कि दोनों फेफड़ों में कितना, दोनों फेफड़ों में मिलाकर लगभग, दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 700 कुपी का गुच्छा होता है। यानी ऐसा वाला जो गुच्छा देख रहे हैं ना, ऐसा वाला गुच्छा, तो ये दोनों फेफड़ा में, इधर वाला फेफड़ा इधर वाला, ये दोनों फेफड़ा में टोटल लमसम अगर लगभग बताया गया 700 गुच्छा होता है। 700 कुपी का गुच्छ पाया जाता है। कितने कुपी का गुच्छ पाया जाता है, 700। तो कहता है फेफड़ों के कुल सम्मिलित क्षेत्रफल लगभग कितना होता है, 80 वर्ग मीटर।
और फेफड़ों के कुल सम्मिलित क्षेत्रफल, इसका फेफड़ा कुल सम्मिलित क्षेत्रफल का ज्ञात किया जाए तो इससे बताया जाता है लगभग कितना 80 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ होता है। कितना? 80 वर्ग किलोमीटर। यू आर राइट, समझ में पा रहे हैं। अब आगे की जो मशीन, एक और मशीन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डायाफ्राम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डायाफ्राम ये है, तो समझिए कि हम भी जीवित हैं, यानी यही ऐसा, ये डायाफ्राम देखिए, ये फेफड़ा को ये वाला पूरा पार्ट जो है ना इसको बच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बच। और इसको पूरी श्वास मतलब कि श्वासन की क्रिया को बरकरार करने की काम कोई करता है तो डायफ्राम होता है। ये मजबूत और लचीला होता है, ये हार्ड मजबूत होता है और लचीला होता है। जब श्वास को खींचते हैं तो अपनी स्थिति में रहता है, नीचे की ओर दब जाता है। ये क्या होता है? नीचे से दब जाता है। और छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये ऊपर जाता है, धक्का देता है, फेफड़ा को क्या करता है? धक्का देता है, जिससे अशुद्ध जो वायु होता है वो बाहर निकल पाता है, अशुद्ध वायु जो होता है हम खींच पाते हैं। समझ रहे बातें? यहाँ तक में बातें। तो ये डायफ्राम जो होता है मजबूत होता है, और ये पूरी बक्स को, ये इसको बक्स बोला जाता है, और सो ये पूरा बक्स को क्या करता है? ऊपर और नीचे बैठाने के। ये फेफड़ा देखिए साहब, ये थैली के समान है, ये थैली के समान जैसा वैसा ही रहता है। ये काम कौन उठाने और उस स्थिति में लाने का काम कौन करता है? तो डायफ्राम करता है। और डायफ्राम सोचिए कि नहीं रहेगा तो ये हवा ले उगे तो थैली नहीं डूब रहा है। जैसे आप प्लास्टिक में पानी लीजिएगा तो अपने अगर जो प्लास्टिक को चापते तो देखते हैं पानी ऊपर फेंक देता है, लेकिन प्लास्टिक को ना चापिए तो सेम पानी भरा नहीं रहेगा। इसी तो उसी तरह से फेफड़ा भी है कि इसमें जैसे श्वास ले रहा है ना तो भर श्वास ही रहेगा, लेकिन इससे जो निकलने वाली होगा वो निकलेगा नहीं, और निकलने की स्थिति है तो डायफ्राम है। डायफ्राम ऊपर ठेलता है तो आकार अशुद्ध जो वायु होता है वो बाहर हम निकाल पाते हैं। समझ रहे बातें यहाँ तक? तो ये डायफ्राम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? आप कहोगे ना कि हम लोग श्वास में लेने में तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। मान ले जाए कि डायफ्राम जिसमें गर्भवती कोई महिलाएं होती है तो वो कैसे श्वास लेता होगा, क्योंकि वो उसको तो खैर श्वास अधिक ऊपर नीचे, ये लचीलापन होने के कारण बोल सकते हो कि ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं होती जब पूरा होता है तो वो क्या होता है ना, वो इससे ये जो पसलियां जो होता है, ये जो होता है ना बगल वाला, जिसको बोल सकते हो कि पसलियां ही समझ लो, जो ये बोल सकते हो पसली पंजड़, इसको इस क्षेत्र को पसली पंजड़ भी बोला जाता है। तो यहाँ से वो काम क्या करता है, ये जो होता है, ये जो खोखला वाला जो पार्ट होता है उससे वो क्या करता है? श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरा कर पाता है वो। समझ बात है तक में? तो डायफ्राम हमारे लिए लाइफ बहुत जरूरी। कोई देखिएगा कभी कभी ज्यादातर एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ऐसा प्रतीत होगा कि चोट उट दिखाई नहीं पड़ेगा, वो मर जाता है। तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये इसमें अगर जो टूट जाएगा तो ऊपर नीचे होने की प्रवृत्ति ही खत्म, और जब ये खत्म हो जाता है तो बताइए कि ये खत्म हो जाएगा तो श्वास ले ही नहीं पाओगे, ना छोड़ पाओगे, और इसलिए वो इसी में भगवान के प्यारे हो जाते हैं। अब प्यारे हो जाते हैं तब करल की जाएगा, अब टूट गया हुआ तो कोई संभावना ही नहीं। तो यहाँ तक में हम उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा। तो ये टॉपिक आप मानव में श्वसन तंत्र की पूरी तरह से आप समझ चुके। अगर जो आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि अगर जो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो मुझे साहस बढ़ाने के लिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए और शेयर हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। आपके लिए मैं और बेहतरीन करने की कोशिश में करूंगा, और चूंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन करेगा, जिससे हम आगे प्रेरित होकर के मैं आगे और कुछ कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप ऐसा करिए। अब वो आप पे फिर डिपेंडेंट है यार, करो या ना करो, क्या करें। अब तुम अगर जो करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो महा ठीक है यार, ठीक है कि करेंगे, हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोग को हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, आप मन से पढ़े, एकदम खुशी रहे, मुस्कुराहट के साथ जिंदगी जिए यार। अच्छा तो यू कैन गो, हम लोग चलते हर मजे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में सीखेंगे। यू आर राइट, बाय बाय। आप हो सके तो जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू।